Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 22 नवंबर 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नर्मदा रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ये जो नीचे ऑप्शन में आपको 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा कंट्री है जिसके पास में अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी इजराइल या फिर डी जापान। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले कई दिनों से एक टॉपिक लगातार चर्चाओं में है। क्या चर्चाओं में है भाई, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। अभी तक यहाँ पे जो सैटेलाइट्स हैं एल्यूमिनियम और बाकी सारे इस प्रकार के मेटल्स का यूज़ करके हम तैयार करते थे, बट अब से यहाँ पर क्या कोशिश की जा रही है कि भाई लकड़ी का सैटेलाइट बना के लॉन्च किया जाए। तो क्या है इसके पीछे की मेन वजह वो भी जानेंगे और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है वो भी डिस्कशन होगा। लेकिन ये काम कर कौन रहा है, तो दोस्तों काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि एक सप्ताह पुराने भी हैं, प्लस कुछ घंटों पहले के आर्टिकल भी हैं, जहाँ पे बात की जा रही है नासा और जापान के बारे में। नासा जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है और जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है, वो है जाक्सा, JAXA, पता होगा आपको। तो कह सकते हो यूएस और जापान दोनों मिलकर दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और ये नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबल है कि हो जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि अगले साल की गर्मियों तक इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है। इतनी तो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हमको लग रही हैं। अच्छा, सवाल यहाँ पर यह भी है कि सैटेलाइट का नाम क्या है। अगर एग्जामिनेशन में कुछ पूछ लिया गया तो क्या बताएंगे, तो सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसैट। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्टली ऑप्शन में देकर पूछा जा सकता है कि लिग्नोसैट हाल ही में न्यूज़ में था, बताओ क्या है ये, तो बता देना ये दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट होने वाला है। और ये लिग्नोसैट भी दोस्तों एक प्रकार का टेस्ट होगा। ठीक है, जितनी भी हमारी स्पेस एजेंसियां हैं ये देखना ये चाहती हैं कि जो ये लकड़ी है ये सैटेलाइट में कितनी कारगर हो सकती है, कितना बढ़िया तरीके से काम कर सकती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इनकी ज़रूरत आखिरकार क्यों पड़ गई हमें, चलो पहले इसको जानते हैं। बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, दुनिया भर की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं यानी स्पेस एजेंसियां हैं, उन्होंने पिछले 50 सालों में दोस्तों सैटेलाइट की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा दी है। अधिक मात्रा में सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजी जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ सैटेलाइट्स ही सैटेलाइट्स नज़र आ रही हैं। लेकिन आपको पता है कि वो जो सैटेलाइट है उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, यानी 10 साल 15 साल बस, या 20 साल मैक्सिमम। तो इतने साल तक काम करेगी। अच्छा, इतने साल तक काम करेगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ख़राब हो जाएगी। ख़राब होने के बाद में वो इस तरीके से अंतरिक्ष में ही तैरती रहेगी, एक कूड़े की तरह, डेब्रिस बन जाएगा, जिसको हम स्पेस डेब्रिस बोलते हैं। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जो कूड़ा है, जो कबाड़ है, वो लगातार इकट्ठा होते चले जा रहा है। वो मलबा हमने पिछले कुछ सालों में, पिछले अगर 15 सालों में देखें तो वो मलबा बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुका है। और अगर हमने इसको ना रोका या यहाँ पे हम कोई सोल्यूशन ना लेकर आए तो अंतरिक्ष में जो हमारी सैटेलाइट्स काम कर रही हैं आज के समय पर वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। अच्छा हाँ, इसके पीछे का एक पूरा थ्योरी है, वो क्या है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं रुकती है दोस्तों, प्रॉब्लम ये भी है कि जितने भी ये ख़त्म हो चुके सैटेलाइट हैं, ये जो मलबा कबाड़ बन चुके हैं, ये अगर हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएं गलती से,
तो एंटर करते वो सीधा नीचे गिर सकते हैं। और कहीं पर मान लो ह्यूमन सेटलमेंट एरिया है, लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर भी कह सकते हो ये सैटेलाइट गिर सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिज़ास्टर है वो हमको देखने को मिल सकता है। तो जो ये लकड़ी है, जो ये वुड है, ये सब इन मुश्किलों को सुलझा सकती है। इसलिए यहाँ पे वुडन सैटेलाइट के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया जा रहा है। space.com के अनुसार अगर आप देखोगे तो अंतरिक्ष में जो लकड़ी है, वैक्यूम में जो लकड़ी है ना तो जल सकती है और ना ही सड़ सकती है। अंतरिक्ष में वैक्यूम है, ना ही वो लकड़ी जलेगी वहाँ पर और ना ही सड़ेगी। यही यहाँ पर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो लकड़ी के सैटेलाइट हैं, अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर गए, सपोज़ यहाँ पे पृथ्वी पे गिरना शुरू कर दिए वो, तो गिरते गिरते वो लकड़ी है वो इतनी तेज़ी से गिरेगा कि वो जल के ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा, नीचे गिरने की समस्या ही नहीं होगी। समझ गए? यानी अगर हम इस लकड़ी के सैटेलाइट का इस्तेमाल करें तो इससे अंतरिक्ष में जो कचरा बढ़ने वाली प्रॉब्लम है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। क्लियर? तो अभी यहाँ पर इसका पूरा एक टेस्ट होगा और वो लिग्नोसेट नाम का यहाँ पर सैटेलाइट पहले हम लॉन्च करेंगे। तो जो लिग्नोसेट सैटेलाइट लॉन्च होगा 2024 में, अगले साल, ये कितना बड़ा हो सकता है ज़रा ये जान लेते हैं। दोस्तों, जानकारी के अनुसार यहाँ पे पता ये चलता है कि जो ये लिग्नोसेट है, इसका आकार जैसा हमारा एक कप होता है ना, कॉफ़ी का जो मग होता है, उसके जितना यहाँ पर दोस्तों इसका ये साइज़ हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे 2024 की गर्मियों तक लॉन्च किया जा सकता है। इसे बनाने में, मतलब ये लकड़ी का है तो कौन सी लकड़ी यूज़ की जा रही है? हर कोई लकड़ी यूज़ नहीं की जा सकती दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लकड़ियों की ऑलरेडी टेस्टिंग की गई है स्पेस में। तो यहाँ पे कौन सी लकड़ी का यूज़ किया गया है, उसका नाम है मैग्नोलिया। कौन सी लकड़ी है? मैग्नोलिया, MAGNOLIA। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब ये चीज़ें लिखें कैसे, क्या याद रखेंगे? डोंट वरी, परेशान ना हो, सब कुछ यहाँ पर आपको रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया गया। आप स्क्रीन पर नीचे की साइड में देख रहे होंगे, सब कुछ यहाँ पर रेडीमेड नोट्स के फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा कि भाई नासा और जापान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस सैटेलाइट का नाम यहाँ पर लिग्नोसेट है, ठीक है, प्लस यहाँ पे कौन सी लकड़ी से तैयार की जा रही है, मैग्नोलिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि ये जो लकड़ी है, ये मैग्नोलिया ही क्यों चुनी गई, ज़रा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी स्पेस एजेंसियाँ हैं, इन्होंने क्या किया, मैग्नोलिया और इसी के आसपास की कई सारी और लकड़ियाँ की प्रॉपर टेस्टिंग की। इस लकड़ी को पहले यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेकर गए अंतरिक्ष में, वहाँ पे टेस्ट किया था। और टेस्ट करने के बाद में दोस्तों वैज्ञानिकों ने 3 तरह की लकड़ी को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करने के बाद में इसको अपनाया। और वो 3 तरीके की लकड़ी यहाँ पर कौन कौन सी हैं? एक तो मैग्नोलिया हो गई, दूसरी चेरी हो गई और तीसरी हो गई बर्च। क्योंकि ये लकड़ी की ड्यूरेबिलिटी, इसकी जो मजबूती है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि ये जो लकड़ी है ये इतनी ज़्यादा कामयाब रही है कि यहाँ पर इसमें कोई टूट फूट नहीं हुई अंतरिक्ष में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और इन तीनों में से भी जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा वो मैग्नोलिया का रहा। तो मैग्नोलिया लकड़ी को इस्तेमाल करने का फैसला इस तरीके से यहाँ पर लिया गया। क्यों? इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि जब लकड़ी से सैटेलाइट बनाएंगे तो काफ़ी सारे चांसेस है लकड़ी के टूटने के, लेकिन वो मैग्नोलिया लकड़ी यहाँ पर नहीं टूटने वाली। ये भी दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा कह सकते हो फैक्टर है, जिसकी वजह से इस लकड़ी का यूज़ किया जा रहा है। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे क्या ये करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल करना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में आज के जो हालात हैं, अगर आप देखोगे पृथ्वी के आसपास, तो इस प्रकार से बहुत सारा ढेर सारा जो ये कूड़ा है, जैसे यहाँ पर सेटेलाइट्स वगैरह गई, उनका एक टाइम पीरियड था, एक्सपायर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो इस तरीके से वो यहाँ पे अंतरिक्ष में तैर रही हैं। ठीक है, तो दिखने में यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप इमेजिन करोगे तो वो सब कूड़ा है। और वो भारत की यहाँ पर जो भारत कह रहा हूँ, जो हमारा अर्थ है ना, उसकी जो सुंदरता है वो भी यहाँ पर लगातार ख़राब हो रही है। और इस बात को हटाओ, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि दोस्तों इससे जो हमारी नॉर्मल सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, जितने मिशंस हमारे अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं। ऐसे कैसे? तो दोस्तों इसको बोलते हैं केसलर सिंड्रोम। तो एक केसलर सिंड्रोम की थ्योरी क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे कचरा बढ़ता रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से वो कचरा तैर रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत कम स्पीड है ना, तो बहुत तेज़ी से वो सारा का सारा कचरा जो है अंतरिक्ष में तैर रहा है। तो केसलर सिंड्रोम ये बोलता है कि कभी सिचुएशन ऐसी आएगी कि एक कचरा किसी दूसरे कचरे से टकराएगा और वो फिर उसके बाद में किसी नॉर्मल सैटेलाइट से टकरा सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको पता होगा जब हम लोग अपने मिशन लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो टारगेट था, हमारा जो लोकेशन था, वहाँ पे कुछ डेब्रिस आ चुका है, कचरा आ चुका है, तो हमको मिशन डिले करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मान लो हमारी सैटेलाइट से कोई कचरा टकरा गया, सैटेलाइट टूट गई, क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से ये सारी की सारी तैर रही हैं चीज़ें हमारे अंतरिक्ष में।
अब सैटेलाइट टूटी तो इसमें विस्फोट हुआ, टूटने के बाद में ये छटक कर दूसरी सैटेलाइट से टकराई, फिर वो तीसरी से टकराई। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इनके टुकड़े टुकड़े टकरा कर क्या कर सकते हैं, सभी सैटेलाइट्स को यहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर केसलर सिंड्रोम बोलता है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जो बेसिक नोट्स आपको दिए गए हैं उनमें से सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेना, वो सब मैंने आपको बता दिए, समझा दिए बहुत ही आसान शब्दों में। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल, अब अगले आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहे हैं, अगर आप आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज देखोगे तो आपको ये वाला एक फ़ोटो नज़र आएगा। ये फ़ोटो कवर करना ज़रूरी है। इस फोटो में दिखाया गया है, जो ये सीन है आपका, यह है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम के अंदर मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो इस सेंचुरी को हम जानते हैं वन हॉर्न राइनोस की वजह से भी। जो एक सींग वाला गैंडा है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके साथ साथ पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क अगेन वो भी असम में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो चीज़ें न्यूज़ में आ चुकी हैं। पहली चीज़ तो हमें पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बेसिक फीचर्स को डिस्कस करना होगा। दूसरा वन हॉर्न राइनोस के बारे में जानना होगा। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वन हॉर्न राइनो को लेकर ऑलरेडी सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि आगे भी यहाँ पर आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकें। चलिए समझते हैं यहाँ पर क्या है पूरा का पूरा मैटर। करना क्या है, बस स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना है, हर एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। सबसे पहले बात करेंगे पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है, यहाँ से केवल और केवल आपसे डायरेक्टली लोकेशन पूछी जा सकती है कि कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हो, मैं जैसे आपको क्वेश्चंस देता भी हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो उनका लोकेशन ही पूछा गया है। तो ये कहाँ पर है, असम के अंदर में एग्जैक्टली लोकेटेड है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको एक रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था 1971 में, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया इसको 1987 में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस होता है, यानी कि एक सींग वाला गैंडा होता है। ये मैंने फोटो जानबूझ के लगाया इधर वाला, क्यों, यहाँ पे इसमें और इसमें आप कंपैरिजन कर सको। ये वाला जो गैंडा दिख रहा है दोस्तों, इसके दो सींग हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे एक छोटा वाला सींग है, एक बड़ा वाला सींग है। लेकिन ये वाले जो गैंडे आपको दिख रहे हैं पीछे फोटो के अंदर में, ये एक सींग वाले हैं, इनका यहाँ पर केवल एक ही सींग होता है। तो उसको बोलते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से इनको इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारी यहाँ पे दोस्तों स्पीशीज़ जो हैं ये इंडिया में, स्पेशली असम में काजीरंगा नेशनल पार्क और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमको नज़र आती हैं। क्लियर। अब पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किस किस प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, है ना, किस किस प्रकार के बाकी एनिमल्स पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस का ही लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि आखिरकार जो ये इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस है, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, चलो ये समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसको ग्रेटर वन हॉर्न राइनो भी बोलते हैं, इंडियन राइनो भी बोला जाता है। ये राइनो की जितनी प्रजातियाँ हैं उनमें से अपने आप में सबसे बड़ी प्रजाति है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइंटिफिक नेम है राइनोसोरस यूनिकॉर्नस। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यानी ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो दोस्तों ये इंडिया, नेपाल और स्पेशली यहाँ पर जो हिमालयास का निचला हिस्सा है वहाँ पर भी ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो केवल अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इंडियन राइनो या फिर वन हॉर्न राइनो केवल भारत में पाया जाता है, तो नहीं, इसका आंसर है नहीं, ये नेपाल में भी पाया जाता है, ध्यान रखना, समझ गए। असम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ये पाए जाते हैं, और काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद में पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ये पाए जाते हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना बड़ा है, कितना वजन है, कितना मोटा है, ये सब यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। विकीपीडिया पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पर लगा दिया है, क्या यहाँ पर ही कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है कंजर्वेशन स्टेटस, कि यानी कि हम इस गैंडे को किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय पर इसकी पॉपुलेशन ख़त्म हुई है, कम हुई है, तो हमें इसकी सुरक्षा करनी ज़रूरी है। तो सुरक्षा हम क्या करते हैं, किस तरीके से, कंजर्वेशन स्टेटस देके। फॉर एग्जांपल इसको IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। अब IUCN रेड लिस्ट समझते हो आप, यहाँ पे वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर कवर करने का मतलब है कि भैया ये जो गैंडा है ये थोड़ा सा खतरे में है, इसकी प्रजाति खतरे में है, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो इसकी सुरक्षा करना। दूसरा, साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया। साइट्स बेसिकली क्या करता है, हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, यानी पेड़ पौधे और जानवरों का जो व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसके ऊपर शिकंजा कसता है, उसको कंट्रोल करता है। तो अपेंडिक्स 1 में कवर करने का मतलब है भाई आप इस गैंडे का इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, इस वजह से भी हम इसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फिर एट द लास्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। शेड्यूल 1 में कवर करने का मतलब क्या है कि भाई आप इसका शिकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी बार गैंडों के सींग के लिए शिकार कर लिया जाता है,
तो उसकी हंटिंग वगैरह करोगे तो जो हंटिंग करेगा उसको बहुत ज़्यादा कुछ भुगतना पड़ सकता है, हाई पेनल्टी वगैरह उसके ऊपर चार्ज की जा सकती है। तो ये था यहाँ पर हमारा कंप्लीट आर्टिकल। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो न्यूज़पेपर में हर एक चीज़ निचोड़नी है। और आज का जो डिस्कशन मैंने कल बोला था थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज का एडिटोरियल डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा शानदार कर दिया गया है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं थोड़ा वेट करके देखते हुए चलो, आपको मज़ा आएगा। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में अभी भी बढ़िया चांसेस को ज्वाइन करने का। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होने वाला है, आपको वहाँ पे डेली करंट नोट्स पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने जैसे 2 आर्टिकल डिस्कस किए, कौन सा, वुडन सैटेलाइट वाला और पोबीतुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता है, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा आपको मैंने स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखाया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर कहाँ से बनेगा वो सारी चीज़ आपको बताई गई है। तो हमें नोट्स में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है उसकी टेंशन आपकी खत्म हो जाती है इस ग्रुप को ज्वाइन कर क्योंकि इस ग्रुप में आपको डेली बेसिस पे दोस्तों इस प्रकार का एक पीडीएफ दिया जाता है जिसमें सारा का सारा जो बैकग्राउंड डेटा होता है वो लिखा हुआ होता है। और वो बैकग्राउंड डेटा दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से दिया गया होता है कि आप उस पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा कर अपने डेस्क पर रखकर पढ़ सकते हो, या ना चाहो तो मर्जी आप सीधा अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके पढ़कर उसको डिलीट कर सकते हो। क्योंकि डिलीट कर दोगे कोई यहाँ पर आपको असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा कंटेंट इस ग्रुप में सिक्योर है, सारा कंटेंट डेट वाइज पड़ा हुआ है, तो आप किसी भी तारीख का कंटेंट उठाकर कभी भी पढ़ सकते हो। ये आपको फ़ायदा मिल जाता है। और उससे बड़ा फ़ायदा दोस्तों यहाँ पर ये सारा का सारा जो पीडीएफ का कंटेंट है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी मीडियम के एस्पिरेंट हो आपके लिए हेल्पफुल है। साथ ही साथ में अगर आप लोग यहाँ पर इसका प्राइस वगैरह देखोगे तो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। करना क्या है, देखो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। और ज्वाइन करना कैसे है, तो आपको व्हाट्सएप का एक नंबर दिया गया है स्क्रीन पर नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि यहाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ या मैं ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, लेकिन पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर लेना कि यार मुझे क्या फ़ायदे होंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, बाकी दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट रहता है हमारा डेली बेसिस पर 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको पहुंचा सकते हो। चाहो तो आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे जाओगे लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी वहाँ पर पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो वापस ट्रैक पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 2 एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बात की जा रही है, मिनिस्ट्री आस्क स्टेट्स टू एनकरेज यूज़ ऑफ साथी पोर्टल। अब हेडिंग पढ़ के काम खत्म हो गया भाई, आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ मेरे लिए काम की नज़र आ रही है यहाँ पर। साथी पोर्टल ये क्या है, ये बेसिकली सरकार का एक इनिशिएटिव है फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन प्रमोशन। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली आपका जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस, स्कीम्स जो भी चीज़ें हैं वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर ये समझ लेते हैं। अभी दोस्तों क्या है, आईआईटी के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। ठीक है, 45 दिन के अंदर अंदर वो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। तो उन 45 दिनों से पहले जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री हैं उन्होंने यहाँ पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और ये बोला कि भाई यहाँ पे सभी राज्यों से बोला गया है कि भाई आप अपने यहाँ पर एस्पिरेंट्स को एंकरेज करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साथी पोर्टल का यूज़ करें, इस साथी प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। ये साथी प्लेटफॉर्म है क्या दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो ये क्या करता है, ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है ये, जिसको किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री यानी हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री और आईआईटी कानपुर की साइड से लॉन्च किया गया है। तो कहोगे यहाँ पर सरकार कह रही है कि हाँ इस पोर्टल का यूज़ करो, बिल्कुल कह रही है। तो क्या यहाँ पे कोई पेमेंट वगैरह लिया जा रहा है, नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यहाँ पर कहीं पर जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते, पैसा नहीं खर्च सकते, तो उनके लिए यहाँ पर एक सबसे अच्छा इनिशिएटिव है। प्लस ये जो साथी पोर्टल है दोस्तों, यहाँ पर 45 दिन का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो इस क्रैश कोर्स के ज़रिए यहाँ पर जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सेशंस को अच्छे से पढ़कर अपने डाउट्स वगैरह को क्लियर करके अपनी नॉलेज को और ज़्यादा ब्रशअप कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे एक प्रोफेसर जो है गणेश जी वो यहाँ पर मेंशन करते हैं, समझ गए। देन उसके बाद में दोस्तों ऑलरेडी 5,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं। बट हमारी मिनिस्ट्री का कहना यह है कि हमारा टारगेट है कि कम से कम 1 लाख स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा होना चाहिए इस साथी पोर्टल से। अब आप कहोगे साथी पोर्टल पर जो कंटेंट अवेलेबल एजुकेशन का वो कंटेंट आया कैसे,
तो दोस्तों वो जो कंटेंट तैयार करवाया गया है वो आईआईटी के ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स, टीचर्स या जिन्होंने क्लियर किया हुआ है उनसे यहाँ पर ये सारा का सारा कंटेंट रेडी किया गया है। समझ गए? तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे फ़ायदे होने वाले हैं। जितने भी वीडियो कंटेंट है, लेक्चर्स हैं, वो सब प्रोफेसर्स जो हैं आईआईटीज़ के, ठीक है, तो उन सब से तैयार किया गया है। और अभी यहाँ पर केवल आईआईटी का कंटेंट अवेलेबल है, धीरे धीरे यहाँ पर एम्स, नीट, इन सब का कंटेंट भी यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है इसी प्लेटफॉर्म पर। तो उसके लिए यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ पर इसको प्रमोट करती है। और मैं आपको बता दूँ, जो डिजिटल मटेरियल अवेलेबल है बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पर आज के समय पर, वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ओडिशा में भी है, प्लस तेलुगु में भी है। ये 3-4 लैंग्वेजेस के यहाँ पर सारा कंटेंट मटेरियल अवेलेबल करवाया गया है। ठीक है, तो ये तो आपने न्यूज़ पढ़ ली कि आखिरकार ये मेन चर्चा क्या हो रही है। लेकिन अब अगर एग्ज़ाम को हम देखें तो आपसे डायरेक्टली साथी पोर्टल के बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ों को पूछा जा सकता है। वो बेसिक्स क्या क्या हैं, चलो मैं आपको एक करके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमेशा जब आप देखोगे, पुराने क्वेश्चंस देखोगे जो पूछे गए हैं, वहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर मिशन है या पर्टिकुलर स्कीम है, ये कौन से मंत्रालय का इनिशिएटिव है। तो दोस्तों यहाँ पर साथ ही कौन से मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अकेले काम नहीं किए हैं, उन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ में एसोसिएशन करने के बाद में इसको लॉन्च किया है। ये क्या करेगा ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, वापस से रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा। इसमें लेक्चर्स हैं, 800 वीडियोज़ हैं, 12 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, आईआईटी, एम्स, प्लस यहाँ पे हर एक जो ये बड़े एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, वहाँ पर ये बच्चों की हेल्प करेगा ताकि वो इसको क्रैक कर सकें। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही सिमिलर चीज़ें यहाँ पर लिख कर दे दी गई हैं आपको, बस खाली वो काम की चीज़ें मिल चुकी हैं। तो अब यहाँ पे आप टेंशन नहीं है कि भाई यहाँ पे मैं क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ। आपने केवल वीडियो लेक्चर सुनना है। पीडीएफ थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा वहाँ पे ग्रुप में, उस पीडीएफ पेड ग्रुप में जो पीडीएफ अपलोड होगा उसको यहाँ पर बस खाली शाम को सोने से पहले एक बार पढ़ लेना है। बाकी जो आपका टाइम बचा पूरा का पूरा, उसमें आप अपना स्टैटिक पोर्शन तैयार करते हुए रहो। समझ गए? चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। तो आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों एक और फोटो है। आप लास्ट में जाओगे ना अखबार में तो एक फ़ोटो दिया गया है ये वाला। तो ये हरा कलर का आपको पूरा बादल नज़र आ रहा है, हरे कलर की लाइट्स नज़र आ रही हैं बादलों में। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। ठीक है, या ऑरोरा बोला जाता है। कई बार ये न्यूज़ में होते हैं। आज से लगभग 2-3 महीने पहले यहाँ पर ये ऑरोराज चर्चा में थे, जब लद्दाख में दिखाई पड़ा था। पहली बार भारत में ऑरोराज दिखाई पड़ गए थे। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं ऑरोराज, इसके पीछे की ज्योग्राफी जानना ज़रूरी है। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। दोस्तों जो फोटोज़ पब्लिश होती हैं ना हमारे न्यूज़पेपर में, उसके नीचे इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे, ये नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या दिया गया है कि जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं इसको हम लोग ऑरोरा बोरेलिस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या होता है, नॉर्वे के अंदर जो स्पेशली जगह है सुमरॉय, वहाँ पर रात में इस तरीके की जो नॉर्दर्न लाइट्स है वो हमको दिखाई दी हैं 19 नवंबर 2023 को। और जो ये लाइट्स हैं ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, सन का कोरोनल इजेक्शन या सोलर फ्लेयर्स, ये मेन रीज़न है यहाँ पर। आप कहोगे ये क्या चीज़ है, अब ये समझने का थोड़ा सा यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा है। चलो मैं आपको इसके बारे में बेसिक चीज़ों को समझाता हूँ। पहले आपने स्क्रीन पर नीचे ध्यान से देखना है, कुछ रेलिवेंट डेटा आपको प्रोवाइड करवाया गया है। सवाल यहाँ पर यह है कि ये ऑरोराज होते क्या हैं। दोस्तों ऑरोरा एक नेचुरल फिनोमेना होता है। ठीक है, नेचुरली प्राकृतिक तौर पर ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें यहाँ पर जो हमारा रात के समय पर पूरा बादल है वो हरा कलर का दिखाई देता है। ग्रीन कलर की जो लाइट्स है वो यहाँ पर हमको नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये जो ऑरोराज होते हैं या नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं दोस्तों, ये हमारे पोलर रीजन्स पर दिखाई पड़ती हैं, आर्कटिक या एंटार्कटिक। तो यहाँ पे अगर आप इमेजिन करो, जैसे ऊपर यहाँ पे जैसे हमारी ये पृथ्वी है, तो ऊपर यहाँ पे हमारा साउथ हो गया और नीचे यहाँ पर हमारा ऊपर नॉर्थ पोल हो गया हमारा, नीचे साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल पर जो ये लाइट्स आपको नज़र आती हैं, ठीक है, तो उसको हम नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं। साउथ पोल पर इस तरीके की लाइट्स नज़र आ सकती हैं, तो अब यहाँ पे इसको सदर्न लाइट्स बोलते हैं। समझ गए? तो दोस्तों दोनों ही जगह पर ये लाइट्स दिख सकती हैं। तो अगर नॉर्थ में प्रेजेंट होगी तो इसको नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस के नाम से जाना जाएगा। साउथ में प्रेजेंट होगी तो इसको सदर्न लाइट्स या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरेलिस क्या है। तो यहाँ पे अब आपके पास में क्लैरिटी है। कितना आसान था यहाँ पर समझना, बट क्वेश्चंस अगर आएंगे और हमने ना पढ़ा हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ गए? अब आगे आते हैं। अब ये जानते हैं कि ऑरोराज होते कैसे हैं, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। इसके पीछे का मेन रीज़न है सूर्य और सूर्य से निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स। ये एक मेन रीज़न है। जब सूर्य से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है सोलर फ्लेयर के फॉर्म में और वह हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है, तो पृथ्वी के साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ज़्यादा एनर्जी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों वो जो सोलर फ्लेयर्स हैं
जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, ऊपर जब हम चलते रहते हैं तो काफ़ी सारे एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इस तरीके से कई सारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। तो वहीं पर एक आयनोस्फेयर भी आता है, पता होगा। तो जो सन की रेज हैं अगर वो आयनोस्फेयर वाले एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं तो दोस्तों इस प्रकार की नॉर्दर्न लाइट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। कहोगे कैसे? आओ मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। अभी काफ़ी लोग होंगे जिनको यहाँ पर एक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल पाई होगी, लेकिन इस फोटो से हर एक चीज़ बेसिक तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों, यह है हमारा सूर्य, सन से निकलने वाली, सर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, सोलर विंड्स चल रही हैं यहाँ पर, है ना। तो सोलर विंड्स यहाँ पे पृथ्वी तक पहुँच रही हैं और डायरेक्ट सोलर विंड से पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी के पास में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, पता है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है दोस्तों? ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, एक सेकंड में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको और बढ़िया से क्लैरिटी मिल जाए। ये आप देख पाओगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपको ये मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल जाएंगी। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? ये सन की डायरेक्ट सोलर विंड से, डायरेक्ट सोलर फ्लेयर से हमारी पूरे पृथ्वी की प्रोटेक्शन कर रही है, पृथ्वी को बचा रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसी वजह से यहाँ पे सोलर विंड्स पहुँच रही हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पहुँचने के बाद में ये तो पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाएंगी क्योंकि यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा रही है। लेकिन ये घूम घुमा कर क्या होती हैं? ऊपर से ये पहुंच जाती हैं, ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा है, प्रोटेक्शन शील्ड लगा हुआ है। तो ये सोलर विंड्स इस तरीके से यहाँ पर जाती हैं और ऊपर एक स्पेस खाली होता है, इस पर्टिकुलर रीजन पर चली जाती हैं। इसी तरीके से नीचे एक स्पेस खाली है जहाँ पे प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है या बहुत वीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये सोलर विंड्स पहुँच जाती हैं, ठीक है। अब ये सोलर विंड पहुँचने के बाद में जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, स्पेशली मैंने बोला कौन से वाले रीजन में? आयनोस्फेयर में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आयनोस्फेयर में जब ये सोलर विंड्स जाकर मिक्स होती हैं उस वाले एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में मिक्स होने की वजह से ये ग्रीन कलर की लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं। ये है यहाँ पर इसका मेन रीज़न कि क्या होता है नॉर्दर्न लाइट्स, क्या होती हैं ऑरोराज। इसी को नॉर्दर्न लाइट्स, इसी को ऑरोराज, इसी को सदर्न लाइट्स, सब कुछ इसी को ही बोला जाता है। तो क्लियर है ना दोस्तों? क्लियर हो गया? ये मैंने आपको यहाँ पर इसका पूरे पीछे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर समझाया। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ये नॉर्दर्न लाइट्स कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये 2 लाइन उसके मुंह पे मार देना। क्या? कि जब एक सोलर स्टॉर्म आता है पृथ्वी की साइड में तो उसमें से जो ये एनर्जी है या स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ ट्रैवल करते हैं और वहाँ से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स की जो लाइन है जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल्स पर बेसिकली वहाँ पे पहुँच जाती हैं, जिससे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर मिलने के बाद में इस तरीके की जो ये लाइट्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो ये पार्टिकल्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के गैसेस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद में इस तरीके के जो ये ब्यूटीफुल डिस्प्ले है, वो लाइट्स हैं, वो हमको यहाँ पर नज़र आती हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हमको ऑफ ग्रीन और रेड लाइट्स प्रोड्यूस करता हुआ नज़र आता है, और जो नाइट्रोजन है वो हमको ब्लू और पर्पल कलर देता है। इस तरीके से यहाँ पर वो ग्लो होते हुए नज़र आते हैं। क्लियर? चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। यह है हमारा फनली एडिटोरियल डिस्कशन। आज हमारे पास में रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं। जैसे सबसे पहला एडिटोरियल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के न्यूज़पेपर में जो हरियाणा का हाई कोर्ट का ऑर्डर है बेसिकली वो यहाँ पर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? तो हरियाणा के हाई कोर्ट ने हरियाणा की सरकार के द्वारा दिया गया 75% का रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के अंदर में, इसको हटा दिया है, इसको क्वाश कर दिया है। तो हरियाणा की सरकार ने बोला है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ये पर्टिकुलर केस लेकर, हम ऐसा रुकेंगे नहीं, हम यहाँ पर ये रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। तो क्या है पूरा प्रोसेस, क्या है पूरा मैटर, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। 5-6 बार मेंस में सवाल पूछे जा चुके हैं। वो सारे के सारे सवाल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा स्क्रीन पर, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिले कि हाँ मैंने कितना एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर किया है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं दोस्तों, ये 2022 में सारे रिकॉर्ड तोड़कर अपने एक उच्च स्तंभ पर थी। ऐसा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का स्टेटमेंट है। इन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ फैक्चुअल डेटा के साथ में ये पूरा आर्टिकल समझाया, वो मैं आपको क्लियर करूँगा। फिर जो अगला एडिटोरियल है हमारा, ये बात करता है डाउन टू अर्थ का। यहाँ पर ज़ुम्बिश सामने लिखा है कि लगभग यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत बताया गया है कि बिलियंस ऑफ जो चिल्ड्रन हैं, लगभग कह सकते हो 1 बिलियन के आसपास जो बच्चे हैं वो वाटर स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी यूपीएससी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ एकदम क्लैरिटी के साथ में समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी वाले एडिटोरियल के साथ में अपना डिस्कशन को शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर सारी इन्फॉर्मेशन नीचे आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके प्रोवाइड करवा दी गई है। चलिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो आर्टिकल में बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है, इन्होंने यहाँ पर एक वार्निंग इशू की है और ये बोला है कि बहुत तेज़ी से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो रही हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो तेज़ी से गर्म हो रहा है।
यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो 19वां एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन्स हैं, उसमें अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, वहाँ की जो रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से हमारे पूरे पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो वेदर इवेंट्स है वो एक्सट्रीम होते चले जा रहे हैं, वेदर का कुछ अता पता है ही नहीं, कभी बारिश कभी सूखा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से जो हमारी समुद्र का स्तर है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो ग्लेशियर्स का पानी जाएगा कहाँ पर, समुद्र में तो जाएगा, तो सी लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके की जो ये रिपोर्ट है वो आती है। तो इस रिपोर्ट के पहले कुछ हाईलाइट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैस लेवल्स हैं वो किस तरीके से इंक्रीज़ हुए हैं, पहले तो ये समझाया गया। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस में भी जो सबसे ज़्यादा 3 मेन गैसेस हैं, इन्होंने यहाँ पे नाक में दम किया हुआ है। वो 3 गैसेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है मीथेन और तीसरी है नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीनों ही गैसेस का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इतना बढ़ चुका है कि सारे के सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये गैसेस बढ़ रही हैं, और ये ज़्यादा मात्रा में गैसेस बढ़ने का मतलब है ज़्यादा गर्मी होना, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो बात है कि साल 2022 में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 418 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच गया था, ठीक है। 2022 में अपने आप में ये उच्च स्तर पर था। मीथेन 1923 पार्ट्स पर बिलियन, नाइट्रस ऑक्साइड 336 पार्ट्स पर बिलियन के आसपास। अगर यहाँ पे बोला जाए तो पहले के कंपैरिजन में देखोगे तो सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में 150% से बढ़ा है, मीथेन 264% से, और नाइट्रस ऑक्साइड 124% से, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं दोस्तों, जिसकी वजह से सीधा सीधा हमारे क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इनमें से जैसे मैंने बोला सबसे ज़्यादा टॉप पर है कार्बन डाइऑक्साइड। लगभग हमारा आज के समय पर अगर टेम्परेचर गर्म हो रहा है तो 64% कॉन्ट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है, और 16% यहाँ पर मीथेन का, और बाकी 7% नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये हैं 3 मेन चीज़ें, ध्यान रखना। अब क्या है, अब दोस्तों यहाँ पर यही ना हमारे जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आ जाती हैं। भाई एक तरफ तो हमने यहाँ पर बड़े बड़े गोल सेट करिए थे 2015 में। 2015 का जो ये एग्रीमेंट है ये आज तक चर्चा में रहता है। 2015 में सभी देश ने इकट्ठे होकर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट यहाँ पर किया। और इस एग्रीमेंट के अंदर मेन मकसद क्या था कि भाई दुनिया भर की जो गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसको लिमिट करना, कंट्रोल करना, 2 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर मेंटेन करके चलना। क्या मेंटेन कर पाए? नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली जो ये दुनिया भर का टेम्परेचर है दोस्तों 2022 में ही क्रॉस कर चुका है 1.5 डिग्री सेल्सियस को। तो 2022 में अपने आप में यानी पिछले साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी रही है, प्लस जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर वो इंक्रीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉब्लम इसकी कहाँ पे होगी? सीधा हमारे वेदर पर पड़ेगा, सीधा बर्फ़ पिघलेगी, सीधा ओशन पर अफेक्ट पड़ेगा, ओशन के अंदर एसिडिफिकेशन भी इंक्रीज़ होगा। ये बात यहाँ पर समझाई गई राइटर के थ्रू। प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर ये गैसेस नॉर्मल अगर वे में हो, मतलब एक लिमिट वे में हो, तो हमारे ये प्लानिट को फ़ायदा पहुँचाएंगी, हमारे प्लानिट की प्रोटेक्शन करेंगी। लेकिन एक हद से ज़्यादा यहाँ पे अगर ये तेज़ी से बढ़ती चली जाती हैं तो दोस्तों इससे क्या होगा, ये गैसेस बहुत ज़्यादा गर्मी को अपने अंदर ट्रैप करके रखती हैं। गर्मी को यहाँ पर वो जकड़ के रखेंगी आसपास, जिसके चक्कर में बहुत सारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। समझ गए? फिर पूछा जाए अगर आपसे ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या हैं, तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस एक प्रकार की नेचुरली अकरिंग और ह्यूमन जनरेटेड गैसेस होती हैं, जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे पृथ्वी का वातावरण है उसमें नेचुरली भी पाई जाती हैं, प्लस जो ह्यूमन्स हैं वो अपने अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ से इन गैसेस को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ठीक है। ये जो गैसेस हैं इनके पास में एक सबसे खतरनाक और सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? जो गर्मी होती है, जो हीट होती है, उसको एब्जॉर्ब करना, हीट को, गर्मी को एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको बाहर फेंकना। तो दोस्तों यहाँ पर यही चीज़ है कि भाई इसकी वजह से बहुत सारा, अगर गैसेस की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ी से इंक्रीज़ होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर। क्लियर हो गया? तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं आज के समय पर, जैसे हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, बाकी सारे यहाँ पर इस तरीके के फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जा रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, इंडस्ट्री के अंदर में इतना पोल्यूशन किया जा रहा है, ये सब मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन या इनका अमाउंट तेज़ी से बढ़ रहा है। समझ गए? इसकी चक्कर में दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज दोनों का अगर आप एक सार निकालोगे तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। और कुछ ये जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, साथ ही साथ में वेपर,
ये चारों का ही सबसे मेन रोल है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पर आता है। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं हमारे टेम्परेचर में, इसके पीछे के मेजर फैक्टर्स क्या हैं? आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्या है मेन कारण, क्यों ये गैसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। नंबर 1 पॉइंट, पहला कारण है फॉसिल फ्यूल कंबंशन, यानी कि सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का एमिशन हो रहा है, वो है फॉसिल फ्यूल्स को जलाना। कोयले को जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, लेकिन कोयले जलाने से कितना कार्बन एमिशन हो रहा है वो भी तो जानना चाहिए ना, कितना पोल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कितना प्रदूषण हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से कितना प्रदूषण हो रहा है। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें, कई सारी इंडस्ट्रीज़ केवल कोयले के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कोयले पर ही यहाँ पर वो चलती हैं, तो वहाँ सभी से कार्बन एमिशंस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो पहला मेन फैक्टर जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। दूसरा मेन फैक्टर क्या है? डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस, यानी कि पेड़ों की कटाई करना। कहोगे पेड़ों की कटाई से क्या लेना देना है? भाई पेड़ अगर होते तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करते हो अपने अंदर, क्योंकि पेड़ क्या करता है, आपको सबको पता है कि कार्बन को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन हमको देता है वो। लेकिन हम पेड़ों की लगातार कटाई कर देंगे तो जो कार्बन एब्जॉर्ब करने वाला फैक्टर था वो तो खत्म हो गया ना। अगर पेड़ कम होंगे तो कार्बन एटमॉस्फेयर में ही घूमेगा, ज़्यादा एनर्जी को ट्रैप करेगा, कहीं पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। समझ गए? तो दोस्तों यह है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होते, हरियाली होती, तो दोस्तों वो जो कार्बन है, ढेर सारा कार्बन उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। यही तो हुआ अमेज़न के जंगलों के साथ में। अमेज़न के जंगल, जिसको हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, पूरे भारत के, पूरे दुनिया का यहाँ पर एक फेफड़ा बोला जाता है इसको। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यही है कि पेड़ों की कटाई इतनी तेज़ी से हुई है कि अब वो उल्टा काम कर रहा है। कार्बन को एब्जॉर्ब करने की जगह कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ जलाए जा रहे हैं, कटाई की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पे पेड़ का मेन काम क्या था? कार्बन को एब्जॉर्ब करने के बाद में ऑक्सीजन देना, लेकिन अभी उसको जला दिया जा रहा है। जलने की वजह से उसमें से और ज़्यादा कार्बन रिलीज हो रहा है, तो उल्टा काम चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया भर को भुगतना पड़ रहा है आज के समय पर। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम है, एक और फैक्टर है, वह है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर में योगदान होता है। लाइव स्टॉक फार्मिंग से भी बहुत सारा जो मीथेन है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। समझ गए? कई बार नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स, जो खाद होता है हम, जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है ना, उस प्रकार के खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी बहुत सारा जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होगा, अगेन ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। इतना ही नहीं, एक और इसके पीछे का रीज़न है, वो है इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। जितना भी कूड़ा करकट है, स्पेशली जो लैंडफिल्स हैं, जगह जगह पर कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ ढेर लगा दिए जाते हैं, तो इससे भी मीथेन रिलीज़ होता है। इससे भी यहाँ पर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वेस्टेज का प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना, यह भी एक मेन फैक्टर है। फिर बात आती है दोस्तों नेचुरल प्रोसेसेस की। नेचुरल प्रोसेसेस में आ गया हमारा वॉल्केनिक एरप्शंस, ठीक है, यानी कि जो ज्वालामुखी है उसका विस्फोट होना या जंगलों में आग लग जाना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। ये भी यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार के हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करते हैं। फिर एक और फैक्टर है अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। तेज़ी से यहाँ पे शहरीकरण बढ़ना, शहर में लोग तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, गाँव से हटकर लोग शहर में भाग रहे हैं, ठीक है। और शहर में जब जा रहे हैं तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है, अपनी गाड़ी है, व्हीकुलर एमिशंस हो रहे हैं। तो इस चक्कर में दोस्तों ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है। फिर एक और फैक्टर है, वह है परमाफ्रॉस्ट थॉ एंड मीथेन रिलीज। जो परमाफ्रॉस्ट थॉज हैं, यहाँ पर कह सकते हो कि एक ऐसी मिट्टी जो कि जमी हुई है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो भी दोस्तों यहाँ पे पिघल रही है, ठीक है। और वो पिघलने से क्या हो रहा है, ठीक है, जो जमी हुई मिट्टी है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे हमेशा मतलब पूरे साल बर्फ़ रहती है, स्पेशली रशिया वगैरह की हम बात करें तो वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट थॉज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर ज़मीन भी अंदर से जमी पड़ी है। लेकिन क्या हो रहा है, वो भी आज के समय पर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा जो मीथेन वगैरह है वो यहाँ पर रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। समझ गए? तो ये तो यहाँ पर बात हो गई किस चीज़ की, कि भाई मेन चीज़ है, मेन कारण क्या है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे राइटर ने एक और बढ़िया चीज़ समझाई है, क्या, ग्रीन हाउस गैस बढ़ने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स क्या हो रही है। पहली प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज, ये तो हम समझ चुके हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा यहाँ पर है मेल्टिंग आइस एंड राइजिंग सी लेवल, ये भी अभी हम पढ़ ही चुके हैं, आपको आइडिया लग चुका है। भाई टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, क्योंकि पहले में तो ये बोला टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरे में टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी, हमारे जो बर्फीले पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, हिमालयाज़ हैं, वो पिघलेंगे, उसका पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेवल इंक्रीज़ होगा, जो आइलैंड्स वगैरह वो डूबने स्टार्ट होंगे, जो कंट्रीज़ समुद्र से घिरी पड़ी हैं वो यहाँ पर डूबना स्टार्ट होंगी, बर्बादी हमको देखने को मिलेगी, बाढ़ से यहाँ पर बर्बादी हो सकती है। तीसरा यहाँ पर इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी। अगर टेम्परेचर में इस तरीके से चेंजेस होंगे,
टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो भाई हमारी जो फसलें हैं वो भी फेल मार जाएंगी, क्योंकि फसलों को भी यहाँ पर एक लिमिटेड टेम्परेचर चाहिए होता है, उस लिमिटेड वे में वो ग्रो कर सकती हैं अच्छी तरीके से। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, क्रॉप फेलियर हो सकता है, और क्रॉप फेलियर की वजह से यहाँ पर खाने की कमी हो सकती है। इतना ही नहीं, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पानी की कमी, वाटर स्कैरसिटी, और पानी की कमी की वजह से दोस्तों यहाँ पर अगेन फिर से एग्रीकल्चर के ऊपर ही एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, ओशन के ऊपर, हमारे समुद्र के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कार्बन ज़्यादा हो जाए और कार्बन बहुत सारा ओशंस अपने आप में एब्जॉर्ब करने लगे तो इससे क्या होगा, ओशन के अंदर एसिडिफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा, जो पानी है वो एसिड में बदलने लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारे ओशन के अंदर जितने मैरीन एनिमल्स प्रेजेंट हैं, शेलफिश, प्लैंकटन, कोरल रीफ्स, ये सारी चीज़ें बर्बाद होने लगेंगी। तो हमारा अगर ये छोटे छोटे एनिमल्स बर्बाद होने लगेंगे तो इसको खाकर जीवित रहने वाले बड़े एनिमल्स भी खत्म होने लगेंगे, तो इससे जो पूरा फूड चेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया। फिर बात आती है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी इंक्रीज हो सकती हैं। एक इम्पैक्ट ये भी है भाई, क्लाइमेट बढ़ने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लोग यहाँ पे इधर से उधर भागना शुरू करेंगे। जैसे आपने अफ्रीका में देखा, कई सारी जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ना ही तो वहाँ पर खेती हो पा रही है क्योंकि ज़्यादा कोई प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, ना ही वहाँ पे प्रॉपर पानी प्रेजेंट है, तो लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहे हैं, कहीं और जगह पर जाकर रह रहे हैं। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रही हैं, लोग निकल कर किसी और दूसरे देश में चले जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इससे बहुत सारे जो टेंशन्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में लैंड, वाटर, रिसोर्सेज को लेकर, वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हो गए यहाँ पर इसके इम्प्लीकेशंस। अब एट द लास्ट, क्योंकि एडिटोरियल का मतलब ही ये होता है कि भाई आप टॉपिक पढ़ो, टॉपिक के पीछे का मेन रीज़न, ठीक है, उसके फैक्टर, भाई उसके पीछे का मेन कारण क्या है, उससे क्या हो सकता है, एट द लास्ट सोल्यूशन। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, भाई इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अब आप सोचोगे सर बहुत लंबा आर्टिकल नहीं हो गया? लंबा क्यों हो गया वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा और वेट करो, वे फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ हमें क्या करना चाहिए, पहला चीज़ हमें अपनी रणनीतियाँ चाहिए, अलग अलग पॉलिसीज़ और टेक्नोलॉजीज़ को हमें यहाँ पे लागू करना होगा ताकि यहाँ पे हम क्या कर सकें, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को थोड़ा सा कम कर सकें। ठीक है, और इसमें हम लोग को दोस्तों यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक स्पेशल फोकस करना होगा, जिससे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला वगैरह है, इसका यूज़ हम लोग कम कर सकें। फिर उसके बाद में एक और यहाँ पर सोल्यूशन है, वो है एडाप्टेशन मेजर्स। हमें यहाँ पर लगातार कुछ नई नई स्ट्रेटजी, कुछ नई नई रणनीतियों को अडॉप्ट करना होगा जो कि क्लाइमेट चेंज को, स्पेशली यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है इसको रोक सकें। ठीक है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बदलाव करने होंगे, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को यहाँ पे इस तरीके से बनाना होगा कि भैया वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर असर ना डालें। फिर एट द लास्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, भाई यहाँ पे अकेले काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए यहाँ पे हमें अलग अलग देशों के साथ में मिलकर काम करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर 2-4 देश साथ में इकट्ठे होकर इस तरीके से यहाँ पर टैकल करेंगे इन प्रॉब्लम्स को, तो साथ में मिलकर वो लड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में या सोल्यूशंस के बारे में बताया गया। नाउ फाइनली अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एडिटोरियल। अब देखो यूपीएससी ने इसी एडिटोरियल से संबंधित इधर उधर से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन मेंस का, यूपीएससी 2022 का, 2022 में सवाल पूछा गया, ज़्यादा पुराना नहीं है, पिछले साल की ही बात है। सवाल क्या था, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट इफेक्ट्स ऑन अ ग्लोबल क्लाइमेट। क्या बता सकते हो यहाँ पे, क्योंकि उसी से संबंधित टॉपिक डिस्कस किया हमने, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे आपके पास में अच्छा कंटेंट है पूरा एज इट इज़ लिखने के लिए। फिर 2021 यानी 2022 से पहले 2021 उस साल भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ 26th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग होती है दोस्तों, वहाँ पर भी सारा का सारा क्लाइमेट को लेकर डिस्कशन होता है। अभी यहाँ पर एक नई पूरी मीटिंग होने वाली है दुबई के अंदर में, तब वो सारे आउटकम्स आएंगे। तो ये भी डायरेक्टली हमारा क्लाइमेट चेंज से ही संबंधित पूरा डिस्कशन है। ठीक है, फिर 2019 में पूछा गया, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ सिस्टम। या हमारे समुद्र के अंदर, अभी मैंने बताया कोरल रीफ्स वगैरह के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका इम्पैक्ट कोरल रीफ पर क्या पड़ेगा, 2019 का प्रश्न। इतना ही नहीं, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया। 2017 में क्या, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, कैसे इंडिया यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहा है या हो सकता है आने वाले समय पर। हिमालयन कोस्टल स्टेट्स कैसे बर्बाद हो सकते हैं, बर्बाद कैसे हो सकते हैं, आपको पता ही है भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी इंक्रीज़ होगा सी लेवल का, उससे यहाँ पे कोस्टल स्टेट्स डूबेंगे। अभी यहाँ से डिस्कस किया। तो इस वजह से आर्टिकल लेंदी हो भले ही, लेकिन इससे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके टैकल होते हुए नजर आते हैं। तो आज मैं इस क्वेश्चन में इन चारों में से कोई सा भी आप अपनी मर्जी से अटैम्प्ट कर सकते हो। अभी रुक जाओ, वैसे अभी नेक्स्ट आर्टिकल में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे भी देख लेना, जो मर्जी हो उस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेना मेंस के लिए, मतलब जो आज हम मेंस का क्वेश्चन देते हैं। चलो अभी आपको फाइनली दूंगा एक क्वेश्चन, उसको अटैम्प्ट करना। वैसे ना एक और आर्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये भी मैं वैसे ही डिस्कस करूँगा जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए उसके हिसाब से। ठीक है, डाउन टू अर्थ का ट्यूटोरियल है।
आज के द हिंदू अखबार को उठाओगे ना तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर आर्टिकल है। एक क्लाइमेट चेंज को लेकर भी है, वो मैंने ऊपर वाले के साथ में मिलाकर डिस्कस कर लिया, तो आपका वो वाला एडिटोरियल ख़त्म हो गया। ठीक है, एक काम का था आपका। बाकी हाई कोर्ट वाला एक एडिटोरियल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पे राइटर साहब ने बोला है कि भाई यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के तहत बताया गया कि लगभग 1 बिलियन जो बच्चे हैं दुनिया भर में, वो कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। या तो उनको प्रॉपर पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, या वाटर स्कैरसिटी से इतनी दिक्कतें हो रही हैं, कई सारी बीमारियां, या फिर गंदा पानी मिल रहा है जिससे बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर उनके बॉडीज़ के अंदर में लगती हुई नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में समझाया गया। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या करना है, स्क्रीन पर नीचे देखना है हमेशा की साइड्स, हमेशा की तरह। तो बात यहाँ पर की जा रही है वाटर स्ट्रेस, क्लाइमेट चेंज एंड चिल्ड्रंस एंड एट क्रॉस रोड्स के बारे में। क्या है मैटर? न्यूज़ ये निकल कर आई कि हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड की जो रिपोर्ट है वो आती है, और उस रिपोर्ट ने बोला कि साल 2022 में लगभग दुनिया में जितने बच्चे हैं उसमें आधे बच्चे बहुत ही ज़्यादा वाटर स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, पानी की समस्याओं से गुजर रहे हैं। इस रिपोर्ट ने यही दोस्तों यहाँ पे समझाया, और वो जो पानी की समस्या है वो बच्चे के जीवन के ऊपर किस तरीके से असर डाल रही है वो भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स में सबसे पहला पॉइंट है क्या है कि जो ये वाटर स्ट्रेस है और जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर वो क्या पड़ रहा है, ज़रा ये डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों साल 2022 के अंदर में लगभग, यानी पिछले साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये डेटा पिछले साल का है, और यहाँ पे ये पूरे साल का डेटा देता है। ऐसे यहाँ पर जैसे ये साल खत्म होगा तो अगले साल इस साल का डेटा आएगा। तो 2022 में 953 मिलियन के आसपास जो चिल्ड्रन हैं वो कहीं ना कहीं हाई और एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस से गुजरे, पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से गुजरे। और जबकि 739 मिलियन के आसपास जो बच्चे हैं वो वाटर स्कैरसिटी से गुजरे, पानी की कमी की वजह से गुजरे। ठीक है, जहाँ पे पानी प्रॉपर अवेलेबल नहीं था, कम पानी पीना पड़ा। उसके अलावा 436 मिलियन के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर वाटर से संबंधित जो बाकी और दिक्कतें हैं उससे यहाँ पर गुजरते हुए नजर आए। तो अप्रोक्स आप तक पाओगे मिलियंस चिल्ड्रंस हैं जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी की समस्याओं से गुजर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट ने फिर आगे का एक अनुमान लगा कर दिया, एक प्रेडिक्शन दिया है कि अगर समस्याएं, अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो ये क्लाइमेट चेंज इस प्रॉब्लम को और बदतर कर देगा। ये बढ़ती हुई गर्मी हमारे जो टेम्परेचर है उसमें से पानी को और ज़्यादा सोख लेगी। ठीक है, पानी की और ज़्यादा कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से 2050 तक कम से कम 2 बिलियन बच्चे हो सकते हैं, 2 बिलियंस बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रीक्वेंट हीट वेव से सफ़र करेंगे या पानी की समस्या से सफ़र करते हुए नजर आएंगे। समझ गए? अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं पहली चीज़, आखिरकार क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं, क्या क्या मेन कारण है जिससे ये पानी की समस्याएं स्टार्ट हुई। पहला मेन कारण है प्रॉपर पीने का पानी ना होना, वाटर स्ट्रेस। ये जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो तेज़ी से कम होना, सूखा पड़ना काफ़ी सारी जगह पर। ठीक है, चलो एक एक करके बात करेंगे। पहले अगर आप देखोगे दोस्तों, पानी की कमी की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्चों के हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर असर पड़ रहा है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे एनवायरनमेंट, पूरे टेम्परेचर के अंदर बदलाव हुआ, जिसकी वजह से प्रॉपर सेफ पानी नहीं मिल पा रहा है, साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा है बच्चों को पीने के लिए, और गंदे पानी की वजह से डायरिया जैसी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। ठीक है, और बढ़ते टेम्परेचर की वजह से रेनफॉल पैटर्न्स में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि अब बारिश कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन के ऊपर में असर पड़ रहा है। अब खाने का उत्पादन ही नहीं होगा तो बच्चों तक खाना पहुँचेगा कैसे, और बच्चों तक खाना नहीं पहुँचेगा तो बच्चे माल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं, कुपोषण से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। समझ गए? तो ये पहला यहाँ पर आपको फैक्टर देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनिसेफ ने बोला है कि भैया चाइल्ड सेंट्रिक क्लाइमेट एक्शन लिया जाए। यूनिसेफ ने आपकी बार जोर भी दिया है कि जो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई है, यहाँ पर हम लोग क्या क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक स्पेशल फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को यहाँ पर थोड़ा प्रायोरिटी के ऊपर रखकर इन सारी चीज़ों को देखा जा सके, अदरवाइज़ नहीं तो बहुत प्रॉब्लम से गुजरेंगे। और इसके लिए यूनिसेफ ने यहाँ पर जोर भी दिया है कि हमारे पास में एक प्रॉपर फंड होना चाहिए, लॉस एंड डैमेज फंड करके, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से जो भी देशों के अंदर में ये क्लाइमेट चेंज से सफ़र कर रहे बच्चे हैं उनके लिए इस पैसा को खर्च किया जा सके, उनके वेलबींग के लिए, उनके फ्यूचर के लिए खर्च किया जा सके। वो बच्चे उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, स्टार्टिंग में यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा तो वो आगे क्या ही करेंगे फिर। समझ गए? अब बात दोस्तों यहाँ पर है कि आखिरकार ये वाटर स्ट्रेस है क्या जो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दोस्तों वाटर स्ट्रेस का मतलब होता है जब पानी की डिमांड ज़्यादा हो उसकी सप्लाई से, यानी कि पानी है तो कम लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, लोगों को चाहिए बहुत सारा, और अगर मिल भी रहा है पानी तो बहुत लिमिट में मिल रहा है और पुअर क्वालिटी का मिल रहा है, बहुत ही गंदी क्वालिटी का मिल रहा है। तो ये सब क्या कहलाता है, वाटर स्ट्रेस कहलाता है। एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर पानी
1000 क्यूबिक मीटर से कम हो पर पर्सन पर ईयर के हिसाब से, तो वो वाटर स्ट्रेस रीजन कहलाता है। ध्यान रखना, एक साल में एक व्यक्ति के लिए 1000 क्यूबिक मीटर से कम पानी प्रेजेंट है जिस भी एरिया में, तो वाटर स्ट्रेस्ड एरिया होता है। इवन यहाँ पर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया कि दुनिया भर की जो 50% आबादी है दोस्तों, वो इसी प्रकार से वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशंस के अंदर में रह रही है, ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रही है। साल में एक ना एक महीने तो ऐसी प्रॉब्लम से गुजरती है दुनिया भर में आधी से ज़्यादा आबादी। और 2050 तक ये नंबर बढ़ने वाला है, 50% से 60% लोग होने वाले हैं जो वाटर स्ट्रेस से कहीं ना कहीं गुजरेंगे। अब सवाल यह है कि आखिरकार इसके पीछे के मेन रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है वाटर स्ट्रेस का। तो सबसे बड़ा मेन कारण है दोस्तों यहाँ पे कंडीशंस। जैसे जैसे यहाँ पर आबादी बढ़ी है, पॉपुलेशंस इंक्रीज़ हुई हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं। प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं हो पाया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये भी एक मेन कारण है, पॉल्यूशन हो रहा है बहुत तेज़ी से, ये भी एक मेन कारण है पानी की बर्बादी के पीछे का, है ना। तो दोस्तों ये सारे कारण क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर में, हमारी सोसाइटी के अंदर में, स्पेशली लोगों के ऊपर में बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर स्ट्रेस मापते कैसे हैं, कैसे नापा जाता है इसको। तो इसके लिए यहाँ पर एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं जिसका नाम है फॉल्केनमार्क इंडिकेटर। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है फॉल्केनमार्क इंडिकेटर क्या है। तो फॉल्केनमार्क इंडिकेटर एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ है जिससे हम पानी की जो स्कैरसिटी होती है, पानी की जो कमी होती है, उसको मापते हैं, उसको नापने का काम करते हैं दुनिया भर में। और कैसे नापा जाता है, तो कुछ यहाँ पर अपनी टर्मिनोलॉजीज दे रखी हैं, मतलब ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन इन कैटेगरीज में आता है कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन को किसी देश में यहाँ पर 1700 M3 के आसपास इसके अंडर में यहाँ पर पानी में रहता है, तो यहाँ पर वो वाटर स्ट्रेस से गुजर रहा है। और ये सिचुएशन और यहाँ पे जैसे जैसे उसको कम पानी मिलता रहेगा तो ये सिचुएशन बदतर होती चली जाएगी, जैसे हमने डिस्कस किया। खैर ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, जानने की जो ज़रूरत है वो यहाँ पे फॉल्केनमार्क। आपसे पूछा जा सकता है कि फॉल्केनमार्क इंडिकेटर क्या काम करता है, तो वाटर स्ट्रेस को मेजर करता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वाटर की स्कैरसिटी की वजह से हमारे चिल्ड्रंस के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। पहला इम्पैक्ट है हेल्थ रिस्क। सिंपल सी बात है भाई, अगर पानी की कमी होगी, पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इवन हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अब कभी ना आप बहुत ज़्यादा थक जाओ, ध्यान रखना, आप कभी पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा और आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर थक चुका है, आप एक गिलास पानी पी के अपने माइंड को बहुत ज़्यादा, मतलब फिर भी कह सकते हो कि 30-40% रिचार्ज कर सकते हो। वाटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर गंदा पानी मिल जाए तो वही चीज़ यहाँ पर इंसान के लिए जानलेवा हो सकती है। डायरिया, कॉलेरा, इस प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। समझ गए। तो पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ रहा है। दूसरा इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इम्पैक्ट, क्योंकि आज अगर यहाँ पर इनकी सिचुएशन सही नहीं है और वो बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ बर्बाद हो जाएगी, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, हेल्थ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, और हमारा जो ये फ्यूचर है वो यहाँ पर यही बच्चे हैं। तो आप समझो ये जो फ्यूचर है बेसिकली वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। फिर एक और यहाँ पर रीज़न है, वो है इम्पैक्ट ऑन जेंडर रूल्स। बहुत सारे सोसाइटी में दोस्तों ये पानी की कमी की वजह से जेंडर रोल के ऊपर में एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। स्पेशली जो वेमेन हैं, औरतें हैं या बच्चियाँ हैं, उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो गर्ल्स हैं या फिर आप कह सकते हो वेमेन हैं, इनको बहुत दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, और वाटर स्कैरसिटी की वजह से जो लड़की है वो इसी घर के काम में लगी है, पानी को उधर से लेकर आना, जिसके चक्कर में उसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पा रही है दोस्तों। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसकी वजह से यहाँ तक इस तरीके का इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। अब एट द लास्ट राइटर यहाँ पर सोल्यूशन देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज़, हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, यानी आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने होंगे स्कूल्स के अंदर में। बच्चों को पढ़ाना होगा कि कैसे यहाँ पे प्रॉपर सही से हाथ धोया जा सकता है, कैसे सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को अपनाया जा सकता है, और बच्चों को यहाँ पर बताना होगा कि किस तरीके से ये पानी से बीमारियाँ फैल रही हैं उससे बचा जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर स्कूल बेस्ड इनिशिएटिव लेकर आ सकते हैं। इंटीग्रेट वाटर सेविंग प्रैक्टिस, है ना, पानी को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे इसका प्रॉपर यूज़ किया जा सकता है, इसको लेकर यहाँ पर एक जागरूकता फैलानी ज़रूरी है स्कूल्स के अंदर, बच्चों के अंदर स्पेशली। तो एजुकेशन अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि स्पेशली एक बहुत बड़ी हेल्प करेगा। प्लस हमें कुछ ऐसी नीतियों के ऊपर फोकस करना होगा जो कि चिल्ड्रन रिलेटेड हों। बच्चों के राइट्स भी हैं दोस्तों, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, वाटर स्ट्रेस की वजह से जो ये बच्चे हैं, इनके जो राइट्स हैं, इनके जो हक हैं वो छीने जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर उनके हक देना प्रॉपर। तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में प्रॉपर चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, बताया गया। समझ गए। तो अब फाइनली आप देखते हैं यूपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे। ये जो एडिटोरियल पढ़ा है ना, ये पूरा वर्थ है। आप जितना टाइम दे रहे हो इस वीडियो में, जैसे आज का एडिटोरियल सेक्शन में इसको इतना इंपॉर्टेंट बना दिया
कि प्रीलिम्स के, मेंस के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, साल 2019 में सवाल क्या था, डायरेक्ट सवाल यही था। आप मेंस का पेपर उठा के देख लेना, साल 2019 में सवाल यही पूछा कि व्हाट इज़ वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड वाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, दूसरा देखो 2020 में सवाल पूछा गया, सजेस्ट मेजर्स, कुछ ऐसे तरीके बताओ जिससे हम वाटर स्टोरेज को इम्प्रूव कर सकें, अपने इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आज के समय पर ये पानी का डिप्लीशन हमको देखने को मिल रहा है, लगातार कम हो रहा है, तो इस दौरान ये कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसके बारे में समझाओ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, बड़े बड़े एग्जांपल्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल से निकाल कर दे सकते हो। समझ गए? तो ये था एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आपको मैंने 3 क्वेश्चन उधर दे दिए, 4-5 क्वेश्चन आपको इधर मिल गए, मतलब 2 क्वेश्चन इधर मिल गए, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके पास में। आज बहुत सारी चॉइस है अपना मेंस का क्वेश्चन लिखने की। किसी भी क्वेश्चन को उठाओ, उस पर आंसर लिख कर यहाँ पे आपने सबमिट करना है। कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाओगे, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलिए आते हैं अगले पर्टिकुलर एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल बात की जा रही है पैरोकियल लॉ के बारे में। क्या है पर्टिकुलर मैटर, चलो एक एक करके हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पर समझेंगे। ये एडिटोरियल हमारे आज के हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर है। बाकी एक आर्टिकल क्लाइमेट चेंज को लेकर था जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, आपको पता होगा अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या है मैटर, तो यहाँ पे हुआ ये कि जो हरियाणा का हाई कोर्ट है, इन्होंने हरियाणा का प्राइवेट सेक्टर जो कोटा है, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था हरियाणा की सरकार की साइड से, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। पूरा मैं आपको समझाता हूँ। आज से कुछ साल पहले यानी साल 2020 में हरियाणा की सरकार एक लॉ लेकर आती है, कानून लेकर आती है। उस कानून का नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। इस कानून को हरियाणा की सरकार ने पास किया साल 2020 में। और ये कानून क्या करता था, इस कानून का मेन मकसद ये था कि हरियाणा के अंदर 75% रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब्स के अंदर में रख दिया जाए। होगा रिजर्वेशन, लेकिन किसके लिए? तो हरियाणा ने ये जो कानून लाकर आया, इनकी सरकार लेकर आई, इस कानून का मेन मकसद ये था कि हरियाणा में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ है दोस्तों, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ठीक है, उन प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर में मान लो कोई नौकरी है जो कि 30,000 तक की है, ठीक है, कोई भी नौकरी जहाँ पर 30,000 तक की सैलरी है, 30,000 तक की सैलरीज हैं, तो इस सैलरी तक प्राइवेट कंपनीज़ में 75% का कोटा होगा, 75% का रिजर्वेशन होगा। और वो रिजर्वेशन किस लिए होगा? हरियाणा के लोकल पीपल के लिए, यानी जो हरियाणा के ही नागरिक हैं, उस स्टेट के जो नागरिक हैं दोस्तों, केवल वही लोग के लिए यहाँ पर 75% का रिजर्वेशन रख दिया गया। कहने का मतलब है, मान लो कोई भी प्राइवेट कंपनी है वहाँ पर, और जो कि जहाँ पे उस प्राइवेट कंपनी में अगर 30,000 तक सैलरी तक की जो कोई नौकरी है, तो उस पर्टिकुलर रेंज, सैलरी के रेंज के अंडर की जो नौकरी आ रही है, वहाँ पर 75% हरियाणा के लोकल पीपल को ही नौकरी दी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर ये लॉ लेकर आया गया। तो प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर तो जोर आ गया। प्राइवेट कंपनीज़ यहाँ पर कहने लगी, ये तो खड़ी हो गई, इनका कहना ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये तो भेदभाव हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें चाहिए स्किलफुल पर्सन, तो हम बाहर से भी लोगों को मंगाते हैं। यहाँ पे जो लोग स्किलफुल होंगे उनको तो रख लेंगे, लेकिन जो स्किलफुल नहीं होंगे तो उनको कैसे रखेंगे? तो हरियाणा की सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा, ये ज़बरदस्ती यहाँ पर सभी लोगों को रोज़गार देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो गलत तरीके से। लोगों के पास में स्किल्स नहीं है, इस तरीके से अगर स्किल्स का इंप्रूवमेंट किया जाता तो बात अलग थी, बट ज़बरदस्ती का 75% का रिजर्वेशन दे देना अपने स्टेट के लोगों को, ये चीज़ गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस उठाए गए। हरियाणा के हाई कोर्ट में ये पूरा मैटर पहुँचा, हाई कोर्ट ने इस लॉ को ही ख़त्म कर दिया कि हाँ बिल्कुल गलत है ये। समझ गए? अब ये लॉ क्या था, ज़रा एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो लॉ है हरियाणा की सरकार लेकर आई, जहाँ पर 75% जो जॉब्स हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे सैलरी 30,000 से कम है या 30,000 तक की सैलरी है, वो हरियाणा के रेसिडेंट्स के लिए यहाँ पर होंगी जॉब। यानी ऐसी नौकरियों में 75% हरियाणवी लोग काम करेंगे। 75% लोग, बाहर का कोई नहीं कर सकता। बाकी जो 25% है वहाँ पे आप देश भर से जाके कर सकते हो, ठीक है, जो बाकी 25% बचा, लेकिन 75% हरियाणा के लोकल पीपल के लिए रिजर्व कर दिया गया, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।
और इसमें हर प्रकार की कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल एम्प्लॉयर, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर कवर किया गया। ठीक है, तो कोई भी कंपनी अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रही है सैलरी वेजेस पर और 30,000 तक की यहाँ पर अगर नौकरी है, तो बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे 75% हरियाणवी लोग काम करेंगे। ये बेसिकली ये लॉ ने यहाँ पर बात की कि भाई हरियाणा के लोकल लोगों को 75% का रिजर्वेशन मिलेगा। क्लियर। लेकिन क्या हुआ, ये लॉ एक पर्टिकुलर कंपनी लेकर चली गई कोर्ट में। कंपनी कौन सी थी? वो थी फरीदाबाद इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, और कुछ और कंपनीज भी थी इसके साथ में। ये सब मिलकर चले गए कोर्ट। उनका कहना ये था, हरियाणा की सरकार ज़बरदस्ती ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही है हमारे ऊपर। हरियाणा की सरकार ज़बरदस्ती यहाँ पे ये पॉलिसी लगाकर जो राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं, उन अधिकार का वॉल्यूशन कर रही है। तो जिन्होंने पिटीशन डाला था हाई कोर्ट के अंदर में, उस पिटिशनर ने आर्ग्यू ये किया कि जो प्राइवेट सेक्टर जॉब है ये प्योरली स्किल बेस्ड होती हैं, और ये हकीकत भी है दोस्तों। आपको ही पता है प्राइवेट सेक्टर में कितनी बुरी तरह से इंसान को घसीट दिया जाता है, और यहाँ पे स्किल्स की भी ज़रूरत है। ऐसे नौकरी मिल भी नहीं रही है। जिसके पास में स्किल है, कुछ उसको आता है, हाँ भाई, वो उस कंपनी को एक अच्छा, एक अलग से कंट्रीब्यूशन दे सकता है, उसकी कंपनी को अलग से बाकी सारे एम्प्लॉयज़ से हट के यहाँ पे अलग काम कर सकता है, उसको नौकरी मिल रही है। समझ गए? तो जो प्राइवेट जॉब्स हैं वो स्किल्स के ऊपर बेस्ड हैं। लेकिन यहाँ पर पिटिशनर ने ये बोला कि अगर आप स्किल्स के ऊपर काम करते हो तो ठीक है, लेकिन ये ज़बरदस्ती का रिजर्वेशन रखना कहीं ना कहीं ये हमारे कंपनी को ही घाटा पहुँचाने वाला है। और इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो फंडामेंटल राइट हैं, क्योंकि उनके पास में एक अधिकार आता है। क्या अधिकार है? कि भाई राइट टू वर्क इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत में कहीं पर भी वो काम कर सकते हैं, उनका मौलिक अधिकार है। तो इस अधिकार का तो उल्लंघन हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन दे दिया गया। तो इस चक्कर में यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को ज़बरदस्ती लोकल कैंडिडेट्स को, जिनके पास में स्किल्स है भी नहीं, उनको रखना पड़ रहा है। जिसकी चक्कर में दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं, यहाँ पर उनका वॉल्यूशन हो रहा है। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कंपनीज़ को ज़्यादा कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है। इस चक्कर में कंपनीज़ अगर ऐसे ही रहा तो छोड़कर चली जाएंगी, हरियाणा से कहीं और लगाएंगे अपनी कंपनीज़ को। समझ गए? तो सरकार ने तो खैर यहाँ पे कुछ नहीं बोला, बट यहाँ पे हरियाणा की जो हाई कोर्ट है बेसिकली, उनका कहना था हाँ जी बिल्कुल ये सही नहीं है। हरियाणा की सरकार जो है वो अपने आप को डिफेंड करती है। हरियाणा की सरकार बोलती है हमने अभी भी जो ये 75% रिजर्वेशन दिया ये सही है। क्यों? ये हमने संविधान के हिसाब से दिया है। हरियाणा की गवर्नमेंट का कहना यहाँ पर यह है कि आप संविधान में अपनी बात तो रख रहे हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन यहाँ पे उनका कहना यह है कि भाई आप आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 को भी देखो। आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। ये आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 बोलता है कि भाई जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो ये रोजगार है, वहाँ पर किसी भी राज्य को रिजर्वेशन देने से नहीं रोका जा सकता। स्पेशली जहाँ पे जो बैकवर्ड क्लास के सिटीजन्स हैं उनके फेवर में काम करने से नहीं रोका जा सकता। तो जब यहाँ पर खुद आर्टिकल में मेंशन्ड है तो उसके हिसाब से हमने काम किया। अब सवाल यहाँ पर यह है, हाईकोर्ट में जब केस पहुँचा तो हाईकोर्ट ने क्या बोला? हाईकोर्ट ने इस केस को देखते हुए बोला कि ये जो लॉ है ये वायलेटिव है, बिल्कुल ये उल्लंघन कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे संविधान के पार्ट नंबर 3 का ये उल्लंघन कर रहा है जब से ये आया है। ठीक है, ये जो कोर्ट है, कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि जो ये राज्य सरकार का एक्शन है, इससे क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के ऊपर में पूरी तरह से कंट्रोल बनाना चाह रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर में कंट्रोल बनाना चाह रहे हैं। और इससे जो लोगों का अधिकार है, राइट टू कैरी एन ऑक्यूपेशन, राइट टू ट्रेड, राइट टू बिजनेस, इस प्रकार के हक है, बिजनेस करने का, व्यापार करने का हक, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 से मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, यहाँ पर किसी के अधिकार को एक तरीके से कस देना, ये कहीं ना कहीं वॉल्यूशन है, ये भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है। तो ऐसा यहाँ पर हाईकोर्ट ने बोला, जिस चक्कर में यहाँ पर हाईकोर्ट ने पूरे के पूरे मामले को ही क्वाश डाउन कर दिया। उन्होंने बोला कि हम देंगे ही नहीं, मतलब कि हम इसको लॉ को ख़त्म कर रहे हैं। समझ गए? और ऐसे यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश में भी पहले किया गया था। आंध्र प्रदेश की सरकार, झारखंड में भी यहाँ पर इस प्रकार के लॉज वगैरह को लेकर आया, ठीक है, जहाँ पर ये प्रॉपर लोकल रिजर्वेशन लेकर आने की बात की, बट वो कंपनीज़, जो प्राइवेट कंपनीज़ है, वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया। और जो यहाँ पे राइटर हैं एडिटोरियल के अंदर, वो ये बोलते हैं कि इस तरीके की जो सरकारें हैं, जैसे हरियाणा की सरकार ने किया है, ये अपने नागरिकों के लिए, अच्छे के लिए तो किया है, ये तो हम देख रहे हैं। वो प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं, अपने लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोटेक्शनिज्म है ये सही नहीं है, ये तरीका गलत है। तरीका गलत इसलिए है, अगर वो रिजर्वेशन ना दे के अपने लोगों को स्किल्स दे रहे होते, उनको ट्रेनिंग दे रहे होते,
ठीक है, उनको यहाँ पर और ज़्यादा नरिश कर रहे होते कैसे जॉब्स को ग्रैब किया जा सकता है, तो ज़्यादा बेटर होता। एक सिटीज़न अच्छा बनता, उसके बाद यहाँ पर वो बड़ा कंट्रीब्यूशन देता अपना, उसकी स्किल्स भी यहाँ पे डेवलप होती, वो खुद यहाँ पे लायक होता। समझ गए? तो प्रोटेक्शनिज्म ये सही नहीं है। सही आप ये कर रहे हो बट स्किल्स के ऊपर काम करते तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो चुका है। बाकी ये जो हमारा पूरा डिस्कशन है, एक एडिटोरियल और लेते हैं हम, बट फिलहाल कल लेंगे ये वाला आर्टिकल। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। सेंटर और स्टेट दोनों आपस में किस तरीके से भिड़ जाते हैं, दोनों के रिलेशंस के बीच में आज के समय पर कितने बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं, वो यहाँ पर समझाया गया। बहुत अच्छा आर्टिकल है, यूपीएससी ने डायरेक्टली सवाल पूछा हुआ है। कल मैं डिस्कस करूँगा, डोंट वरी, कल आपको क्लियर मिलेगा। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने मेंस वाला जो ये हमारा, सॉरी मेंस कह रहा हूँ, जो हमारा ये पेड ग्रुप है उसको लेकर सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर ही लिया है। चलिए आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो आज का क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन ये था कि भैया बताओ कौन सा देश है जिसके पास में खुद का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान एक ऐसा देश है जिसके पास में अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। जापान के बाद यूएस भी है, रशिया भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, इन सब के साथ में अपने अपने सैटेलाइट सिस्टम हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर उनमें से किसी का नाम नहीं है, केवल जापान का नाम है। तो जापान इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।